हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति का निधन हो गया। ईरान के राष्ट्रपति की इस हेलीकॉप्टर दुर्घटना से पूरे मध्य पूर्व की स्थिति बदल जाएगी। न केवल ईरान में बल्कि पूरे अरब विश्व के साथ साथ तुर्की और यूरोप तक पश्चिमी विरोधियों में आतंक पैदा हो सकता है। इससे पहले आखिरी राजनैतिक हत्या थी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या। जैसा कि आप जानते हैं, शिंजो आबे ने जापान की सेना को बेहद मजबूत बनाया था और संविधान में बदलाव करके जापान को अमेरिका की निर्भरता से बाहर निकालने के कदम उठाए थे। साल 2022 में उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इब्राहिम रईसी केवल ईरान के राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वे इससे भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, क्योंकि कुछ समय बाद उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता बनना था, यानी आयतुल्लाह अली खामेनेई की जगह पर बैठना था। इसलिए इब्राहिम रईसी की मृत्यु ईरान के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक नुकसान है। इब्राहिम राइसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद लगभग 16-17 घंटों तक उन्हें खोजा गया, लेकिन किसी भी तरह से उनका कोई पता नहीं चला। आखिरकार इस हेलीकॉप्टर का मलबा इस प्रकार पाया गया, जहां यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस दुर्घटना में कोई जीवित नहीं बचा है। राज्य मीडिया से लेकर देश के विभिन्न मीडिया तक सभी यही प्रसारित कर रहे हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का निधन हो गया। यहाँ तक कि इस हेलीकॉप्टर में उस देश के विदेश मंत्री और उत्तरी अज़रबैजान के गवर्नर भी थे। अब आप समझ सकते हैं कि एक दुर्घटना में दो देशों के बड़े बड़े उच्चपदस्थ अधिकारी मारे गए हैं। लेकिन दुर्घटना कभी भी हो सकती है। दुर्घटनाएं किसी भी समय घटित हो सकती हैं, लेकिन घटना ऐसे समय घटित हुई कि सभी कहने के लिए मजबूर हो गए हैं कि यह इजराइल और अमेरिका का काम है। कुछ समय पहले इस क्षेत्र में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान ने युद्ध की घोषणा की थी। यहाँ तक कि ईरान ने इजराइल पर सीधा हमला भी किया था। दोनों पक्षों से चेतावनियां आई थी कि अचानक से एक और बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और ऐसे समय में ईरान के राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि इब्राहिम रईसी के साथ 2 और हेलीकॉप्टर थे। कुल मिलाकर 3 हेलीकॉप्टरों के साथ ईरान के राष्ट्रपति अज़रबैजान गए थे, लेकिन बाकी सब सुरक्षित लौट आए। जबकि इब्राहिम रईसी जिस हेलीकॉप्टर में थे वह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बाकी 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित लौट आए। अब सवाल यह उठता है कि बाकी 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत लौट आए, लेकिन इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लौटा और बाकी 2 हेलीकॉप्टर ने उनकी मदद क्यों नहीं की? कई विशेषज्ञों का मानना है कि इब्राहिम रईसी को अमेरिका निर्मित हेलीकॉप्टर में यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वर्तमान में ईरान के देश के सबसे बड़े 2 दुश्मन इजराइल और अमेरिका हैं। अमेरिका और इजराइल किसी भी क्षण ईरान का नुकसान करना चाहते हैं। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर यह दुर्घटना घटाई है। वर्ष 2019 में उन्हें देश के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामेनी द्वारा न्यायपालिका का प्रमुख नियुक्त किया गया था, और तभी से रईसी ईरान के गार्जियन काउंसिल और सर्वोच्च धार्मिक नेता के करीबी बन गए थे। वर्ष 2021 में दूसरे दौर के चुनाव में इब्राहिम रईसी ईरान के 8वें राष्ट्रपति चुने गए। स्वयं को भ्रष्टाचार, अक्षमता और अभिजात्य वर्ग का घोर विरोधी बताने वाले इब्राहिम रईसी राजनीतिक दृष्टि से शिया इस्लामी कट्टरपंथ के समर्थक हैं। लेकिन पद संभालने के बाद से ही इब्राहिम रईसी को अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की तरफ से नित नए प्रतिबंधों के चलते देश को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2022 में ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत को लेकर पूरे देश में पोशाक की स्वतंत्रता के मुद्दे पर प्रदर्शन हुए। इनमें लगभग 550 लोगों की जान गई। इस घटना के कारण राष्ट्रपति रईसी को सबसे ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे इस स्थिति को नियंत्रण में लाया। हाल ही में इजराइल पर हुए हमले के लिए तेल अवीव ने रईसी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। ईरान और इजराइल के बीच मिसाइल हमलों को लेकर युद्ध जैसी स्थिति भी थी, जिसे रईसी ने संभाला था।
इस बीच रईसी जिस हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे थे उसका मॉडल बेल 212 है, जिसे अमेरिका ने बनाया है। ईरान अक्सर पश्चिमी देशों द्वारा निर्मित विभिन्न विमानों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करता है। इन विमानों और हेलीकॉप्टरों में से अधिकांश कई दशकों पुराने हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जिस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति सफर कर रहे थे वह लगभग 45 साल पुराना है। कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण ईरान के लिए इन विमानों के पुर्जों का संग्रह करना कई बार संभव नहीं हो पाता। ईरान की वायुसेना के बेड़े में अधिकांश विमान 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदे गए थे। पहले भी हवाई दुर्घटनाओं में देश के कई महत्वपूर्ण लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें रक्षा मंत्री और विभिन्न समय के परिवहन मंत्री भी शामिल हैं। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड और सेना के कमांडर भी विमान या हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि रईसी को एक कट्टरपंथी नेता कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारने का काम किया था। एक तरफ उन्होंने रूस और चीन जैसी शक्तियों के साथ संबंध बढ़ाए, तो दूसरी तरफ तालिबान शासित अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाया और यहाँ तक कि अपने शत्रु सऊदी अरब के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी को भी खत्म किया। और उनकी मौत से पहले का उनका अंतिम सफर ईरान के साथ खराब संबंध वाले अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ था। जहां ईरान और अजरबैजान के बीच दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे दोनों राष्ट्रपति। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद ईरान के एक और प्रतिद्वंद्वी तुर्की अपने सर्वोच्च तकनीक का उपयोग करके इब्राहिम रईसी को खोजने की कोशिश कर रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि तुर्की इब्राहिम रईसी को जीवित पाने की बहुत आशा कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इब्राहिम रईसी की हत्या कर दी गई है या गहरी साजिश रचकर उन्हें मारा गया है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर हो या विमान, उन्हें उच्चतम सुरक्षा प्रदान की जाती है। एक देश के राष्ट्रपति इस तरह से गायब हो जाएंगे, यह वास्तव में अविश्वसनीय है। इसलिए यहाँ साजिश की बू आ रही है। संभव है कि ईरान के अंदर कई विश्वासघाती लोग मौजूद हैं। इन विश्वासघातियों ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हत्या करने की कोशिश की। इब्राहिम रईसी की मृत्यु के बारे में आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करके बताएं। हालांकि यह बहुत दुखद है कि इतने अच्छे नेता की इस तरह से मृत्यु हो गई। तो ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।